कैसे हैं आप सब लोग। कक्षा 10 की इस हिंदी कक्षा में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। देखिए, जैसा कि हम लोगों ने पिछले दिन में पढ़ा हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास के बारे में, जिसमें हम लोगों ने हिंदी गद्य का विकास कैसे आरंभ हुआ इसके बारे में पढ़ाई की है। आज हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं किस तरह से हिंदी का जन्म हुआ, हिंदी भाषा कैसे प्रकाश में आई। इससे संबंधित कुछ जानकारियाँ हम लोगों ने पिछले दिनों में पाई थी और कुछ आज पढ़ने चले। ध्यान दीजिए, सबसे पहले मैंने बताया था आपको कि कुल 8 बोलियां थी भारत में जो प्रचलित थी। 8 बोलियां और 3 उपभाषाएं थी आपकी। सभी बोलियों और सभी उपभाषाओं के नाम आपको पिछले वीडियो में मैंने बता दिए थे। इनके मेल से आपको मिलती है हिंदी भाषा। ठीक है, ये 8 बोलियां और 3 उपभाषाएं मिलकर हिंदी भाषा का निर्माण करती हैं। इसमें भी फिर आपने पढ़ा कि हिंदी के भी पहले जो इनका मिला जुला रूप था वो 3 भाषाओं के रूप में, जो 3 उपभाषाएं उन्हें भी हम कह सकते हैं, क्योंकि इस समय वो अधिक प्रचलन में नहीं है। हमारे सामने थी, पहली थी ब्रज भाषा, दूसरी आपकी राजस्थानी और तीसरी भाषा जो थी वो थी मैथिली भाषा। आप जानते हैं मिथिला बिहार के आसपास का क्षेत्र है, जो इस समय मिथिला की भाषा जो थी वह मैथिली भाषा कही जाती थी। फिर इनमें भी गद्य का सर्वप्रथम प्रयोग ब्रज भाषा में किया गया था। राजस्थानी भाषा और मैथिली भाषा प्रायः काव्य के लिए जानी जाती है। इनमें कुछ दानपत्रों पर, शिलालेखों पर गद्य के प्रयोग प्राप्त हुए हैं, किंतु कोई भी ऐसा ग्रंथ प्रमाणित रूप से नहीं मिला है जिससे यह माना जा सके कि राजस्थानी भाषा में अथवा मैथिली भाषा में गद्य का सूत्रपात पहले हुआ था। सबसे पहले गद्य आरंभ किया गया ब्रज भाषा में। ब्रज भाषा के गद्य का सूत्रपात लगभग विक्रमी संवत 1400 में हुआ था, यानी कि लगभग सन 1335 से 37 के आसपास। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ब्रज भाषा के गद्य की बात कर लेते हैं। ब्रज भाषा का गद्य था क्या, इसमें कौन कौन सी किताबें हमको अब तक प्राप्त हुई हैं। ठीक है, तो हिंदी के आविर्भाव से पहले सबसे पहले चर्चा करेंगे ब्रज भाषा का गद्य। आप लोग इसको लिखते रहिए, हेडिंग बना लीजिएगा ब्रज भाषा के गद्य। देखिए, इसका आरंभ विक्रमी संवत 1435 के 1400 विक्रमी संवत 1400 और जो ईस्वी सन है वो लगभग 1335 ईस्वी के आसपास में इसका आरंभ हुआ। आप लोग जानते हैं विक्रमी संवत क्या होता है। जिस दिन राजा विक्रमादित्य का राज्याभिषेक हुआ था उज्जैन के नरेश के रूप में, उज्जैनी के राजा थे महाराज विक्रमादित्य। जिस दिन विक्रमादित्य का राज्याभिषेक किया गया था उसी दिन उन्हीं के दरबार में रहने वाले एक गणितज्ञ थे, गणित के और ज्योतिष के बहुत प्रचंड विद्वान थे, वो वराहमिहिर। वराहमिहिर ने विक्रम संवत नाम का एक सन चलाया था। जैसे आज अंग्रेजी का ईस्वी सन है, ऐसे ही तो वही विक्रमी संवत कहा जाता है। सन शब्द जो आप लिखते हो, सन जैसे सन 2002, सन 2020, सन 2021, ऐसे होगा। ये संवत संस्कृत शब्द है, तो विक्रमी संवत यहाँ से आरंभ किया गया। इसी तरह जिस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ था उसी दिन से ईसवीय सन चलाया जा रहा है। तो इस समय वर्तमान में 2020 आपका ईसवीय सन है और 2077 विक्रमी संवत है। विक्रमी संवत क्या है, ईसवीय सन से 57 साल आगे चलता है। यानी कि आप अपने ईसवीय सन में अगर 57 जोड़ देते हैं तो विक्रमी संवत मिल जाएगा, और विक्रमी संवत से 57 घटा देते हैं तो ईसवीय सन प्राप्त होता है। फिलहाल बात करें ब्रज भाषा की गद्य की, तो संवत 1400 के आसपास ब्रज भाषा के गद्य का आरंभ हुआ था। अब इसके जो प्रमुख लेखक हुए हैं, प्रायः ब्रज भाषा गद्य का विकास कृष्ण भक्त कवियों के द्वारा हुआ। कृष्ण भक्त कवियों में जैसे आप लोग सूरदास वगैरह का नाम सुनते हैं, तो ये लोग कविताएं गाते थे। लेकिन
अपनी उन्हीं कविताओं को प्रवचन के माध्यम से, उपदेश के माध्यम से जब लोगों को यह समझाते थे, उस रूप में जिसने भी इन कविताओं के उपदेशों को, इन कवियों के ज्ञान को लिखा, वही गद्य के रूप में हो गया। जैसे जब गोकुलनाथ जी ने लिखना शुरू किया तो उन्होंने एक बार 84 वैष्णव साधुओं की वार्ता रखी थी, सभा एक आयोजित की जिसमें 84 संतों ने भाग लिया और उनमें जो भी चर्चाएं की गई भक्ति से संबंधित, ज्ञान से संबंधित, उस सारी चर्चा को एक किताब के रूप में लोगों ने लिख लिया है। वह किताब ही 84 वैष्णवन की वार्ता के नाम से विख्यात हो गई है। तो ऐसे ब्रज भाषा गद्य के कुछ प्रमुख लेखकों के नाम और उनकी रचनाओं के नाम में जिन्हें आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। हेडिंग आपकी होगी ब्रज भाषा गद्य के प्रमुख लेखक। और नाम में सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं जो गोस्वामी विट्ठल नाथ की श्रृंगार रस मंडल, लिख लीजिए। गोस्वामी विट्ठल नाथ ने जो लिखा था, विट्ठल नाथ वल्लभाचार्य जी के पुत्र थे और इन्होंने ही अष्टछाप नामक कवियों का समूह बनाया। इनकी रचना है श्रृंगार रस मंडल। ध्यान दीजिएगा, मंडल शब्द है ना कि मंडल। प्रायः कुछ पुस्तकों में और कुछ कवियों वगैरह के माध्यम से मंडल शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है, जो कि सही नहीं है। इसके बाद गोकुलनाथ दूसरे थे। गोकुलनाथ, इनकी पहली रचना है 84 वैष्णवन की वार्ता। वैष्णवन की वार्ता। इसके बाद जब इन्होंने दूसरी सभा की होगी तो उसमें और अधिक संतों को बुलाया, तब 252 वैष्णव संत उपस्थित हुए थे। तो वह कथा क्या है, 252 वैष्णवन की वार्ता। इसको आप लोग वही लिख लीजिए, 252 वैष्णवन की वार्ता। यह भी गोकुलनाथ की ही रचना कही जाती है। इसके बाद नाभादास जी आए। नाभादास ने अष्टयाम नामक एक रचना लिखी है जो राम भक्ति पर लिखी गई है। नाभादास जो आए इन्होंने अष्टयाम लिखा है। ठीक है। इसी तरह से अग्रदास नाम के भी एक कवि हुए हैं जिन्होंने राम अष्टयाम लिखा है, लेकिन उनका ब्रज भाषा का गद्य नहीं है, इसलिए उसको नहीं पढ़ते हैं। नाभादास की अष्टयाम। फिर वैकुंठमणि शुक्ला है, उनका भी नाम आप लोग नोट कर लेंगे। वैकुंठमणि शुक्ल ने अगहन महात्म्य और वैशाख महात्म्य लिखा है। इनकी दो रचनाएं हैं, अगहन महात्म्य और दूसरी है वैशाख महात्म्य। ठीक है। तीसरे हुए थे अगले कवि जो आपके हैं वो मथुरा नाथ नाम के पंडित थे, जो एक प्रसिद्ध ज्योतिषी भी थे। इन्होंने पंचांग के ज्ञान से संबंधित पंचांग दर्शन नाम का एक ग्रंथ लिखा, जो हिंदी गद्य में लिखा गया, ब्रज भाषा का गद्य है पंचांग दर्शन। ठीक है। तो ये सब आप लोग नोट कर लीजिए। इसके अतिरिक्त लल्लू लाल का माधव विलास भी उल्लेखनीय रहा है। ध्यान है, ये सारी रचनाएं 14वीं शताब्दी से लेकर के 17वीं शताब्दी के मध्य में ही प्राप्त हुई हैं, जिनमें से लल्लू लाल जो है ये ब्रज भाषा के गद्य में माधव विलास की रचना करते हैं। दूसरी ओर खड़ी बोली गद्य में इन्होंने प्रेम सागर की रचना भी की है। तो इसको आप लोग लिख लेंगे।
जहाँ भी कोई ऐसी चीज़ जो ना समझ में आएगी तो उसको पूछना, इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि बार बार ये सब पेपर में पूछा जाता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हिंदी खड़ी बोली गद्य का विकास। ठीक है, हिंदी खड़ी बोली गद्य का विकास। देखिए, खड़ी बोली का प्रयोग साहित्य में लगभग 10वीं शताब्दी में ही प्राप्त हुआ था। 10वीं शताब्दी का मतलब सन ईसवी सन 900 से 1000 के बीच में, यानी आज से लगभग 1000 वर्ष पहले। किंतु वास्तव में इसका जो विस्तृत प्रयोग हुआ वो 19वीं शताब्दी में आरंभ हुआ, अर्थात सन 1800 से 1900 के बीच में। 19वीं सदी में जब भारतेंदु जी आए उस समय का, खैर तो हम लोग 10वीं सदी के से लेकर के 19वीं सदी तक जो हमको ग्रंथ मिले हुए हैं जिनसे यह मान सकते हैं कि खड़ी बोली गद्य का धीरे धीरे विकास कहाँ से आरंभ होगा, इसकी बात करते हैं। तो आप लिख सकते हैं, हेडिंग आप डाल दीजिए, हिंदी खड़ी बोली गद्य का विकास, और इसमें लिखेंगे कि खड़ी बोली गद्य के दर्शन प्रायः 10वीं शताब्दी से ही प्राप्त हो जाते हैं। फिर खड़ी बोली का दर्शन जिन ग्रंथों से मिलता है, 10वीं से लेकर 16वीं शताब्दी तक के ग्रंथ जिनमें खड़ी बोली हिंदी के दर्शन हुए हैं, अर्थात थोड़ा बहुत खड़ी बोली हिंदी की प्राप्ति हुई है, उनके बारे में हम लोग थोड़ा सा लिख लेते हैं। सबसे पहले हेमचंद्र सूरी ने शब्दानुशासन लिखा है। हेमचंद्र सूरी ने एक व्याकरण की किताब लिखी थी जो है शब्दानुशासन। ये 10वीं शताब्दी में लिखी गई हिंदी गद्य की, जिसमें खड़ी बोली के दर्शन मिलते हैं, खड़ी बोली थोड़ा बहुत मिलती है। सबसे पुरानी किताब है हिंदी शब्दानुशासन। किंतु इसमें पूरी तरह से इसमें हिंदी खड़ी बोली नहीं मिलती है, इसलिए इसको खड़ी बोली हिंदी की पहली रचना नहीं मानते हैं। फिर इसके बाद आए नरपति नाग, आपने 9th क्लास में पढ़ा, नरपति नाग की बीसर देव रासो। नरपति नाग की रचना बीसर देव रासो, प्रायः आप पढ़ेंगे काव्य में, यह एक काव्य ग्रंथ है बीसर देव रासो। गद्य में नहीं लिखा है इसको, लेकिन फिर भी इसमें खड़ी बोली हिंदी के दर्शन इसमें भी मिले हुए हैं। फिर इसी तरह अमीर खुसरो की पहेलियां और कबीर दास के बीजक नामक ग्रंथ में भी खड़ी बोली हिंदी के कुछ शब्द प्राप्त हुए हैं। इस तरह से धीरे धीरे करके खड़ी बोली की प्राप्ति होती रही। लोगों को यह पता चला कि हिंदी भाषा जो ब्रज भाषा राजस्थानी के मेल से उत्पन्न हुई थी, धीरे धीरे सुधर करके दिल्ली, मेरठ और बिजनौर के आसपास के क्षेत्रों में जो बोली जाने वाली खड़ी बोली थी, उसके रूप में हिंदी का एक सुदृढ़ विकास होता जा रहा है। और सबसे पहले हिंदी खड़ी बोली गद्य का संपूर्ण प्रयोग जो किया गया उसके बारे में जान लीजिए। 16वीं शताब्दी में अकबर के दरबारी कवि गंग के द्वारा रचित चंद छंद वर्णन की महिमा नामक पुस्तक में हिंदी खड़ी बोली गद्य के प्रयोग किए गए हैं। तो आप लोग इस किताब को भी लिख लीजिए। सबसे पहले खड़ी बोली हिंदी गद्य की प्रथम रचना। ये कवि गंग द्वारा रचित चंद छंद वर्णन की महिमा है। ये कवि गंग अकबर के दरबार में गीत गाया करते थे, इनके द्वारा रचित है चंद छंद वर्णन की महिमा। ध्यान रहे ये अति प्राचीन ग्रंथ है, लगभग 16वीं 17वीं शताब्दी में लिखा, 16वीं सदी अकबर का शासन था उस समय का। इसके
बाद कुछ विद्वान लोग जटमल द्वारा रचित गोरा बादल की कथा को भी हिंदी साहित्य की प्रथम रचना मानते हैं। कुछ लोग इसको संदिग्ध मानते हैं, इसकी प्रामाणिकता पर संदेह करते हैं और 1680 ईस्वी में लिखा गया जटमल की गोरा बादल की कथा को प्रामाणिकता देते हैं। किंतु हाई स्कूल का जो स्तर है, कक्षा 10 की जो बोर्ड परीक्षा का स्तर है, उस हिसाब से उसके अनुसार यही रचना मानी जाएगी। आप लोग अपनी परीक्षा में इसी को लिखेंगे। खड़ी बोली हिंदी गद्य की प्रथम रचना अकबर के दरबारी कवि गंग द्वारा रचित चंद छंद वर्णन की महिमा है। तो आज के वीडियो में हम लोग केवल इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद अगले दिन आपको आगे की कथा हिंदी खड़ी बोली गद्य का जो विकास हुआ उसके बारे में बताया जाएगा। जहाँ कहीं कुछ भी संदेह हो आप हमसे पूछ सकते हैं।